आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कमबख्त इश्क भाग 11। शिप्रा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि श्रद्धा ने ये बात उसे नहीं बताई। वो श्रद्धा से नाराज हो गई और स्कूटी पर जाकर बैठ गई। उसने स्कूटी स्टार्ट की और हॉर्न बजाए जा रही थी। श्रद्धा समझ गई कि ये नाराज हो गई है तो वो जाकर उसके पीछे बैठ गई। रोहन को बाय किया, फिर वो दोनों वहां से चले गए। क्या हुआ युवराज भाई, ऐसे क्यों मुंह फुलाए हुए हो, गोभी के फूल की तरह? साक्षी ने युवराज का चेहरा देखकर कहा। अरे ये चेहरा मेरा, मुंह मेरा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे वो करूं। तुझे इससे क्या मतलब? चुपचाप बैठ अपनी जगह वरना मैं गाड़ी से बाहर उतार दूंगा। नानी जी। क्या हुआ युवराज, क्यों ऐसे बात कर रहे हो तुम साक्षी से? क्या कर दिया इसने जो इस पर भड़क रहे हो? साक्षी। कुछ नहीं नानी, वो क्या है ना, मेरी होने वाली नई भाभी ने अभी भैया को भाव नहीं दिया ना, इसलिए गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन आप ही बताओ, अब वो इनसे बात नहीं की तो इसमें मेरी क्या गलती है? पर आप भैया को देखिए, मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। युवराज कोई बात नहीं, कौन सा वो भागी जा रही है, एक दिन तो तुम्हारे ही पास आने वाली है ना, तो उस दिन तुम उसे अपने पास बैठाकर खूब बातें करना, जो भी करनी हो सब करना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अभी गुस्सा मत हो, कहीं तुम गुस्से में हमें मत ले डूबना, क्योंकि मुझे अभी तुम्हारे बच्चों को भी देखना है और उनके साथ खेलना है। युवराज और साक्षी दोनों ही मुस्कुराए। क्या नानी, आप तो अभी 100 साल और जीने वाली हैं, इतनी जल्दी आप थोड़ी ना यहाँ से सरकने दूंगा। अगर आपको कुछ हुआ तो फिर मेरे बच्चे किसके साथ खेलेंगे और किसे तंग करेंगे? श्रद्धा ने शिप्रा को बड़े प्यार से कहा। शिप्रा, क्यों नाराज हो रही हो? तुम जानती हो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें ऐसे नाराज देखकर। कुछ बोल तो सही। शिप्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रद्धा फिर से बोली। अरे शिप्रा, कुछ बोल तो सही वरना मैं रो दूंगी, बता रही हूँ। तुझे अब मेरी क्या ज़रूरत है श्रद्धा? तुम्हें तो तुम्हारा पुराना वाला दोस्त मिल गया है ना, तुम सारी बातें उसी से शेयर करोगी। सिर्फ कहने के लिए मैं तुम्हारी दोस्त रह गई हूँ। तुम स्कूटी रोको पहले। शिप्रा ने स्कूटी रोकी। श्रद्धा एक तरफ उतरकर खड़ी हो गई और शिप्रा को आदेश देते हुए बोली, अब तुम भी उतरो। शिप्रा बड़े ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके सामने खड़ी हो गई। श्रद्धा ने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आंसू साफ करके बड़े प्यार से उसे गले लगाया और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, ओले, सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुम रोने लग गई? तो और क्या करूं? तुमने मुझसे पहले उस रोहन को ये बात बताई कि युवराज और उसकी फैमिली तेरे घर तेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे। पहले तो ऐसी नहीं थी ना तुम। अरे मेरी माँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि पहले तू मेरी बात सुन ले। मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। दरअसल क्या है ना, जब वो लोग हमारे घर आए थे उससे थोड़ी देर पहले रोहन भी आ गया था और उसके नजरों के सामने ही सब कुछ हुआ, इसीलिए उसे सब पता है, समझी? और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें रोहन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी हूँ? पागल लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बल्कि मेरी बहन भी हो, मेरी ज़िंदगी के हर सुख दुख में शामिल हो। सच्ची मैंने रोहन से कुछ नहीं कहा। और तुम रोहन पसंद नहीं है ना, तो ठीक है, मैं रोहन से बात भी नहीं करूँगी। शिप्रा फिर से उसके गले लग गई। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम कोई भी बात सबसे पहले मुझे बताओ। श्रद्धा, आई प्रॉमिस। चल, अब कहकर दोनों मुस्कुराते हुए वापस घर आने लगी। साक्षी ने युवराज को बोलकर एक मॉल के बाहर गाड़ी रुकवाई और नानी को वही गाड़ी में छोड़कर दोनों अंदर चले गए। साक्षी ने एक सुंदर सी ड्रेस देखी जो बहुत ही प्यारी थी। उसने बिल युवराज से ही भरवाया, फिर दोनों वापस आ गए। क्या बात है पवन, क्या सोच रहे हो? पवन को सोचते हुए देख उसके एक दोस्त ने टोका। कुछ नहीं यार, मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो मेरे भाई यानी युवराज से प्यार करती है। मैं उसे युवराज के बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो लड़की मुझे चाहिए, वो सिर्फ मेरी होनी चाहिए। उसका दोस्त बोला। तो फिर एक काम करते हैं, उस लड़की, ओह सॉरी सॉरी, मेरा मतलब भाभी जी को हम रास्ते पर से उठवा लेते हैं और आप उनसे शादी कर लेना। क्या बकलोल जैसी बात कर रहा है? अगर मैंने उसे उठवाकर शादी की तो वो कभी मेरी नहीं होगी, उल्टा मुझसे नफरत करने लगेगी, जो कि मुझे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं उसे किसी और के साथ भी कभी नहीं देख सकता। तो बता क्या किया जाए? राठौर मेंशन में रीना जी, अनामिका जी और बुआ बैठकर बातें कर रहे थे। अनामिका जी, दीदी मैं बहुत खुश हूँ अपने युवराज के लिए। मैंने श्रद्धा को जब देखा था ना, तब मेरे मन में एक बार यही ख्याल आया था, युवराज और श्रद्धा की शादी के बारे में। रीना जी, हाँ अनामिका जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही ख्याल आया था। बुआ को श्रद्धा के बारे में सुनकर उसने चिढ़ हो रही थी। भाभी, युवराज को तो श्रद्धा मिल जाएगी, लेकिन पवन के बारे में आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके ऊपर क्या बीतेगी। मैं मानती हूँ पवन एक नालायक लड़का है, पर सच तो यही है ना कि पवन भी उस लड़की को पसंद करता है। रीना जी बुआ के पास आई और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोली, हम जानते हैं जीजी, लेकिन आप ही बताओ, जब युवराज और श्रद्धा दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करती हैं तो हम क्या कर सकते हैं? ज़बरदस्ती श्रद्धा की शादी पवन से तो नहीं करा सकते ना। मुझे तो लगता है वो लड़की युवराज से नहीं, इस घर के पैसों से प्यार करती है।
अनामिका जी ने बुआ को बीच में टोकते हुए कहा। जीजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा आप सोच भी कैसे सकती हैं? आप खुद भी तो मिली है ना श्रद्धा से। वो वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, अब हमारी होने वाली बहू है, उसके बारे में हम ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करेंगे। क्या हुआ माँ, आप किसके बारे में कैसी बातें पसंद नहीं करेंगी? हमें भी तो बताइए। वो उठकर कमरे में चली गई। युवराज अनामिका जी और रीना जी के पास आकर बोला, क्या हुआ माँ? बड़ी मॉम, आप दोनों ऐसा चुप क्यों हो गए? रीना जी, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम बताओ, कहाँ गए थे? गया तो मंदिर था नानी को शिव जी के दर्शन करवाने, लेकिन रास्ते में इन मोहतरमा ने खर्चा करवा लिया। साक्षी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। साक्षी चहकते हुए आगे बढ़ी और बैग दिखाकर बोली, माँ देख रही हो ना आप युवराज भैया को कितने कंजूस हैं। मतलब मेरे लिए थोड़ा सा भी खर्च नहीं करना चाहते। अरे सिर्फ अभी ही तो खरीदवा रही हूँ, एक दिन तो मेरी भी शादी हो जाएगी, तो कौन सा मैं इन्हें परेशान करने आऊँगी। इतना बोलकर साक्षी बैग हिलाते हुए चली गई। रीना जी, वैसे साक्षी ने बिल्कुल सही कहा, शादी के बाद वो मौका ही नहीं मिलता बहन अपने भाइयों को तंग कर सके। मैं तो सालों से भूल ही गई हूँ, अब तो मांगना भी जैसे बहुत अजीब महसूस करवाता है। बेटा अभी वो कुछ मांगे ना, सब उसे दे देना। रात में सभी डिनर कर रहे थे। विशाल जी ने कहा, वैसे सब यहीं पर है ना? दरअसल मुझे कुछ बताना था आप सबको। सभी विशाल जी को देखने लगे। विशाल जी ने आगे कहा, कल सुबह पंडित जी आने वाले हैं युवराज और श्रद्धा के रिश्ते की तारीख बताने के लिए। आप दोनों राजी हैं तो फिर देर करने से क्या फ़ायदा? क्यों युवराज? पापा, जैसा आप सबको ठीक लगे। साक्षी, भैया आप इससे आगे साक्षी या कुछ और कहता। युवराज ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और वहाँ से उठकर कमरे में भाग गया। जाकर उसने श्रद्धा को कॉल किया, लेकिन श्रद्धा कुछ काम में बिजी थी, इसीलिए रिसीव नहीं कर पाई, जिससे युवराज श्रद्धा से और भी ज़्यादा नाराज़ हो गया। उसने एक मैसेज टाइप किया और श्रद्धा को सेंड कर दिया। युवराज सोचते हुए, पता नहीं किस काम में इतना व्यस्त है जो एक कॉल रिसीव नहीं कर रही है। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी बताना चाहता हूँ, लेकिन नहीं, मैडम के पास टाइम ही नहीं है, शायद को ज़रूरी काम कर रही होगी। रिलैक्स युवराज, इतना गुस्सा नहीं करते, तू तो ना प्यार करता है ना उससे। युवराज खुद को समझाने लगा। शिप्रा फ़ोन पर बोल रही थी, पापा आपको गए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मुझे इतनी याद आ रही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, घर में अकेले पागलों की तरह। तभी उसके पास रानी आकर खड़ी हो गई। शिप्रा अपने पापा से बाद में बात करने को कहकर फ़ोन रख दिया और रानी से पूछने लगी, रानी दी, आप यहाँ मेरे कमरे में, सब कुछ ठीक तो है ना? आप ठीक हो? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा छत पर जाकर थोड़ा टहल कर आ जाऊँ। बस जा ही रही थी छत पर तो देखा तुम सोई नहीं, इसीलिए तुम्हारे कमरे में चली आई। अच्छा क्या जो आप आ गई, मुझे भी आज अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए हम कुछ बातें करते हैं। रानी और शिप्रा दोनों बैठकर बातें करने लग गई। इधर काफ़ी देर होने के बाद जब श्रद्धा का ध्यान अपने फ़ोन की तरफ गया, तब उसने टाइम देखने के लिए मोबाइल हाथ में लिया। श्रद्धा ने देखा युवराज का मैसेज आया था। उसे ओपन करके पढ़ने लगी। जैसे ही उसने युवराज को कॉल करना चाहा, उधर से युवराज ने ही कॉल कर लिया। श्रद्धा के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कॉल रिसीव कर कान से सटाकर कहा, हेलो मिस्टर, इतने सारे कॉल्स, लगता है बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे थे। हाँ याद कर रहा था, लेकिन लगता है सिर्फ मैं ही याद करता हूँ, तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी, इसीलिए तो इग्नोर कर रही हो मुझे। हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है कि मैं आपको बिल्कुल भी याद नहीं करती। ठीक है फिर शायद मैं ही तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ओके बाय, सो जाओ। इतना कहकर युवराज ने बिना श्रद्धा की कोई बात सुने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। श्रद्धा ने कॉल बैक किया, लेकिन युवराज ने रिसीव ही नहीं किया। श्रद्धा मुस्कुराते हुए खुद से बोली, इनका गुस्सा होना और नाराज़ होना, उफ, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। मैं भी ना पता नहीं क्यों उन्हें तंग करती हूँ। खुद से बातें करने के बाद श्रद्धा ने मैसेज टाइप करके युवराज के फ़ोन पर सेंड कर दिया। सुबह पंडित जी आए शादी और सगाई का शुभ मुहूर्त बताने के लिए। पंडित जी, विशाल जी, अगर कन्या की कुंडली मिल जाती तो। अनामिका जी, पंडित जी बस 2 मिनट इंतज़ार कीजिए, हर्ष आता ही होगा श्रद्धा की कुंडली लेकर। आ गया आंटी, हर्ष ने अंदर आते हुए कहा और सबसे मिलने के बाद कुंडली पंडित जी के हाथों में थमाकर वो भी बगल में खड़ा हो गया। पंडित जी दोनों की कुंडली देखने के बाद उंगलियों में गिनती करने लगे, फिर दिन बनाते हुए बोले, देखिए सगाई के लिए तो अगले हफ्ते मंगलवार को शुभ मुहूर्त है, 8 से 8 दिन बाद, और शादी के लिए अगले महीने की 3 तारीख को शुभ मुहूर्त है, उसके बाद दूसरा अगले साल ही संभव है। युवराज छठ से बोला, नहीं पंडित जी, अगले महीने ही ठीक है। उसकी इस हरकत पर सभी उसे देखने लगे। प्रीति जो कि युवराज के बगल में खड़ी थी, युवराज को धीरे से बोली, देवर जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी में नजर आ रहे हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। अगर ऐसे ही उतावले होकर अजीब अजीब हरकतें करने लगे ना, तो लोग हंसने लगेंगे आपके ऊपर। अनामिका जी ने देखा पंडित जी कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या बात है पंडित जी, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात है क्या? पंडित जी थोड़ा झिझकते हुए बोले, देखिए बहन जी, मुझे 2 दिख रहा है इनकी कुंडली में, मैं वही बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। प्रशांत,
पंडित जी, आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? आखिर ऐसी भी क्या बात है इनकी कुंडली में? जरा साफ साफ बताइए हम सबको। इन दोनों का मिलन इतना आसान नहीं है। दोनों को एक दूसरे पर विश्वास करना होगा, संयम रखना होगा, क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी रुकावटें आने वाली हैं। युवराज, पंडित जी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी परेशानियाँ क्यों ना आएँ हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम दोनों को कभी अलग नहीं कर पाएंगी। सबको चिंतित देखकर युवराज ने कहा, और प्लीज़ आप लोग सभी अभी से इतना परेशान मत हो। नीतीश जी, हाँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने युवराज पर पूरा विश्वास है। ये दोनों मिलकर किसी भी मुसीबत का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। हाथ जोड़कर नीतीश जी ने पंडित जी से कहा, धन्यवाद पंडित जी, आप जाइए। युवराज बेटा, इन्हें बाहर तक छोड़कर आओ। जी पापा, कहकर युवराज जी पंडित जी को छोड़ने बाहर चला गया। विशाल जी ने जानकी के पास आकर कॉल किया और सगाई और शादी की तारीख बता दी। हर्ष उन सबके बीच में खड़ा होकर बोला, अच्छा अंकल आंटी, मैं चलता हूँ। प्रीति ने देखा सभी साक्षी बड़े ही प्यार से हर्ष को देखे जा रही थी। उसने उसे छेड़ते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं बात करूँ, कहकर कोने से हल्का धक्का दे दिया। साक्षी जैसे होश में आई और अपनी भाभी को देखकर हड़बड़ाई। भाभी, आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा जी, मैडम को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही? अभी जो आप कर रही थी मैं उसके विषय में बोल रही हूँ, क्या ख्याल है? भाभी, सच में मुझे आपकी इस बात समझ में नहीं आ रही है। रीना जी, अरे हर्ष बेटा, आप इस सुबह सुबह ही तो आए हो और ऐसे ही जाने की बात कर रहे हो। हमारे साथ नाश्ता कर लो फिर चले जाना। नहीं आंटी, मैं। अनामिका जी, हाँ हर्ष, तुम अपने दीदी के होने वाले ससुराल में आए हो, हम तुम्हें ऐसे कैसे जाने दें? तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। हर्ष को रुकना ही पड़ा, आखिर इतनी जिद जो कर रहे थे सभी। नाश्ते के टेबल पर नाश्ता करते समय हर्ष और साक्षी की नजरें आपस में टकराई। हर्ष को तो पता नहीं, लेकिन साक्षी उसे ही देख रही थी। प्रीति ने फिर से एक बार साक्षी को हिलाया, जिससे वो अपनी भाभी को देखने लगी। प्रीति उसके कानों में फुसफुसाई, ननंद रानी, ये आप क्या कर रही हैं? संभल कर, वरना मम्मी पापा ने देख लिया ना तो फिर। नाश्ता करने के बाद हर्ष जाने के लिए निकला तो युवराज ने कहा, हर्ष तुम कहो तो मैं छोड़ दूँ तुम्हें घर? नहीं जीजू, आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। युवराज ने उसके कंधे पर हाथ डालकर कहा, कोई बात नहीं हर्ष, मैं छोड़ देता हूँ, चलो। लेकिन छोड़ो और बैठो, मैं पहुंचा दूंगा। हर्ष समझ गया कि उसके होने वाले जीजा जी उसकी श्रद्धा दी से मिलना चाहते हैं, और वो भी आगे बिना कुछ सवाल जवाब किए गाड़ी में बैठ गया। जानकी जी और मनोज जी बैठकर बातें कर रहे थे। इतने में श्रद्धा अपने रूम से बाहर निकली और उन दोनों के बीच आकर बैठ गई। क्या बातें हो रही हैं माँ? बेटा, अभी अभी तुम्हारे होने वाले ससुर जी का कॉल आया था। उन्होंने कहा कि शादी के दिन तारीख तय हो चुकी है और सगाई तो अगले हफ्ते ही होनी है, हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तभी हर्ष और युवराज अंदर आए। युवराज ने जानकी जी और मनोज जी से आशीर्वाद लिया और उन्हीं के बगल में बैठ गया। मैं चाय लेकर आती हूँ, कहकर श्रद्धा उठकर किचन में चली गई। कुछ देर बाद सबके लिए चाय लेकर आई और खुद भी बैठ गई। युवराज ने चाय की एक घूंट भरी और जानकी जी और मनोज जी की तरफ देखकर बोला, आंटी अंकल, अगर आप दोनों की अनुमति हो तो क्या मैं श्रद्धा को थोड़ी देर के लिए बाहर लेकर जा सकता हूँ? जानकी जी और मनोज जी एक दूसरे को देखने लगे और श्रद्धा, युवराज और हर्ष उन दोनों को। ऐसे अंकल आंटी बोलोगे तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या बुलाऊँ मैं आप दोनों को? जानकी जी, मम्मी पापा, अब तो हम हमारी बेटी से शादी करने वाले हो। कुछ दिनों के बाद हमारी श्रद्धा तुम्हारी होने वाली है, तो आंटी अंकल बोलोगे तो हमें अच्छा थोड़ी लगेगा। मनोज जी, बिल्कुल। हर्ष और श्रद्धा मुस्कुराए। युवराज ने फिर से कहा, अच्छा आंटी, सॉरी मम्मी, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं? जानकी जी ने बीच में कहा, अरे ले जाओ, लेकिन हाँ जल्दी ही घर पहुंचा देना। तो क्या है ना बेटा, अभी शादी हुई नहीं है। अगर ऐसे तुम दोनों घूमते रहे तो लोग बेवजह बातें करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस कुछ ही देर में हम लौट आएंगे। श्रद्धा कमरे में गई और कपड़े चेंज करके आते युवराज के साथ चली गई। उनके जाने के बाद जानकी जी ने अपनी बहन को फ़ोन करके जल्दी ही आने को कह दिया। जानकी जी, ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है, हम सारी तैयारी कैसे कर पाएंगे इतनी जल्दी? मनोज जी, हो जाएगा जानकी, तुम पहले ही इतना परेशान क्यों होती हो? हाँ माँ, सब हो जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जानकी जी, तू आज कॉलेज नहीं जाएगा क्या? हर्ष खड़ा होकर बोला जा रहा। माँ, युवराज ने रास्ते पर गाड़ी रोक दी। नदी बह रही थी। दोनों ने सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से उतरकर नदी के किनारे बैठ गए। पहले से ही वहाँ पर बैठने के लिए बेंच बनाया गया था। श्रद्धा ने बड़ी मासूमियत से कहा, सॉरी। युवराज हैरानी से बोला, सॉरी? लेकिन क्यों, तुमने क्या किया है जो सॉरी बोल रही हो? वो कल आप नाराज़ हो गए थे ना, तो मुझे लगा अभी भी आप। युवराज ने श्रद्धा का चेहरा अपने हाथों में लिया और मुस्कुराकर बोला, हाँ नाराज़ था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि नाराज़ होने का क्या मतलब है जब मुझे कोई मनाने वाला ही नहीं है, इसीलिए खुद को मना लिया। और भला तुमसे नाराज़ होकर कितनी देर तक रह सकता हूँ? युवराज ने उसे सब कुछ बताया जो पंडित जी ने उन दोनों की कुंडली देखकर बताया था।
श्रद्धा ने युवराज की हथेलियों को थाम कर कहा, मुश्किलें तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं और हमारी ज़िंदगी में मुश्किलों को हरा कर ही मिलना लिखा है तो हम ज़रूर हराएंगे, क्योंकि हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। युवराज ने उसे सीने से लगा लिया। अच्छा सुनो। बोलिए, सुन रही हूँ। कल मैं दिल्ली जा रही हूँ, वहाँ 4-5 दिन लग जाएंगे, लेकिन हाँ जानता हूँ 8-10 दिन बाद सगाई है, पर तुम चिंता मत करो, तब तक तो आ ही जाऊँगा ना लौट कर। बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं वो लोग, अगर उनसे डील फाइनल हो गई तो काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे लिए। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि आप अपना ख्याल रखेंगे और दूसरी लड़कियों की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। युवराज हंसने लगा। क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तुम जानती हो ना कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे सिवाय मैं किसी लड़की को देखना तो दूर की बात है, कभी ख्याल में भी नहीं लाऊंगा। मेरा दिल तुम्हारे पास है, अगर मैं ऐसा सोचूं भी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो अपने आप में ही बोली। पंडित जी भी ये क्या बोल गए? मतलब उस लड़की के हमारे युवराज की ज़िंदगी में आते ही क्या कम परेशानी हुई है जो भी और आनी बाकी है? अगर ये लड़की युवराज की पत्नी बनी तो पता नहीं पूरी ज़िंदगी क्या क्या होगा, क्या क्या झेलना पड़ेगा, और इस परिवार को उस लड़की की वजह से। वो के कमरे में पवन उनके पास आकर बैठ गया। माँ, आप कुछ कर क्यों नहीं रही हैं? माँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं श्रद्धा को युवराज के साथ कभी भी नहीं देख सकता। प्लीज़ कुछ कीजिए ना माँ। क्या आपको अपने बेटे की ज़रा से भी फिक्र नहीं है? अनामिका मामी को देखिए, अपने बेटे की खुशी के लिए श्रद्धा को मुझसे छीनकर युवराज को सौंप दिया, और एक आप है जो हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई हैं। तो तू ही बता क्या कर सकती हूँ? हम खुद ही यहाँ इस परिवार के ऊपर बोझ हैं। अगर हमने कुछ किया तो ये लोग हमें बाहर निकाल देंगे। तुम तो कुछ करती हो नहीं, तो बताओ, अगर हमें निकाल देंगे तो कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे? और तुम ही सोचो, तुम उससे शादी करके क्या खुशी दोगे और कहाँ रखोगे? माँ, आप उसकी चिंता मत करो, बस उसकी शादी युवराज से नहीं होनी चाहिए, वरना मैं कुछ भी कर दूंगा। पवन गुस्सा होकर बाहर निकल गया। युवराज श्रद्धा ने काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ समय बिताया। खूब सारी बातें करने के बाद जल्दी ही युवराज ने श्रद्धा को घर ड्रॉप कर दिया। अगले दिन युवराज दिल्ली के लिए निकल गया। अनामिका जी, पता नहीं रीना दी, लेकिन युवराज का दिल्ली जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं पहले युवराज के लिए कभी इतनी परेशान नहीं हुई थी, लेकिन आज एक अजीब सा एहसास हो रहा है। विशाल जी उनकी बात सुनकर बोले, शुभ शुभ सोचो अनामिका जी, ये क्या क्या दिमाग में ला रही हो तुम खुद तो परेशान होती हो ही, लेकिन औरों को भी साथ में बिना वजह परेशान करती हो। अनामिका जी, लेकिन रीना जी, विशाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। अनामिका, अच्छा सोचो तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन तुम ज़्यादा सोचो मत, सगाई तय हो गई है ना, इसीलिए तुम और भी ज़्यादा चिंता कर रही हो अपने युवराज की। पवन ने फ़ोन पर किसी से कहा, मैंने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। समझ में आई बात? थोड़ी सी भी गलती नहीं होनी चाहिए तुम दोनों से, और अपना काम ख़त्म करके ही वापस आना। और हाँ, अगर तुम दोनों से कोई भी गलती हुई तो मैं तुम दोनों को भी टपका दूंगा। अब जाओ यहाँ से। ठीक है बॉस, कहकर पवन के आदमी वहाँ से चले गए। पवन के चेहरे पर शाती मुस्कान आ गई। अब आएगा मज़ा युवराज, तुमने मुझसे श्रद्धा को छीनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है, तो मैं तुम्हें खुश कैसे रहने दूंगा। 3 घंटे बाद युवराज की फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, पर वहाँ से निकला और होटल चला गया जो उसने बुक कर रखा था। होटल में अपने कमरे में जाकर पहले फ्रेश हुआ और बेड पर बैठ गया। तभी प्रशांत ने कॉल किया। युवराज ने फ़ोन कान पर लगाकर कहा, हेलो भैया। युवराज, तुम अच्छे से पहुंच गए हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे तुरंत कॉल करना। युवराज मुस्कुराकर बोला, रिलैक्स भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अच्छे से पहुँच गया हूँ, बस अभी अभी फ्रेश होकर बैठा था, इतने में आपका कॉल आ गया। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको ही कॉल करूँगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना और खुशखबरी ही सुनाना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा भैया। शाम में बिस्तर पर बैठी श्रद्धा युवराज के बारे में सोच रही थी। उसके कमरे में हर्ष आया, उसके हाथों में कुछ था। क्या हुआ दी, किसके बारे में सोच रही हो? युवराज जीजू के बारे में ना। तुम वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ मेरे कमरे में और तुम्हारे हाथों में क्या है? इसकी खुशबू को जानी पहचानी सी लगी। हर्ष ने वो पैकेट श्रद्धा के हाथों में थमाते हुए कहा, आप ही के लिए लाया हूँ, आप खुद ही खोल कर देख लीजिए इसमें क्या है। आई होप आपको पसंद आएगी। श्रद्धा ने उसे खोल कर देखा तो उसमें जलेबियाँ थी। वो उसकी खुशबू लेते हुए बोला, वाओ हर्ष, सच में तुम ये मेरे लिए लाए हो, थैंक यू सो मच, कहकर जलेबी खाने लगी। दी, मुझे भी तो दीजिए ना, ये अकेले सारा आप खा जाओगे। ये तुम मेरे लिए लाए हो तो मैं तुम्हें क्यों दूँ? जाओ तुम और ले आना अपने लिए। भाई, ये तो मैं ही नहीं देने वाली। हर्ष मुंह फुलाकर जाने लगा। श्रद्धा खड़ी हुई और हर्ष को रोककर बोली, अरे दुखी मत हो, ये लो। युवराज ने अपने रूम से ही खाना ऑर्डर करना चाहा, लेकिन कॉल कनेक्ट ना होने की वजह से वो रूम से बाहर निकला और रिसेप्शन के पास गया।
ऑर्डर देकर लौट ही रहा था कि एक डरी सहमी सी लड़की उसके सामने से गुजरी और उसका पर्स वहीं गिर गया। युवराज ने पर्स उठाकर जैसे ही उसे देने के लिए बढ़ाया, वो लड़की वहां थी ही नहीं। वो उसे ढूंढने के लिए इधर उधर भागा, लेकिन वो नहीं मिली। युवराज सोचते हुए पता नहीं कौन थी वो लड़की और इतना हड़बड़ाई हुई सी क्यों थी। मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी, उसका पर्स भी गिर गया। बेचारी परेशान हो जाएगी, देखता हूँ कहीं बाहर मिल जाएगी तो लौटा दूंगा। सोचते हुए युवराज होटल से बाहर की ओर दौड़ा। क्या हुआ साक्षी मैडम, दिमाग से नहीं उतर रहे क्या आपके भाई? प्रीति ने उसे छेड़ते हुए कहा। इस पर साक्षी थोड़ा शर्माई और अपनी भाभी से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। क्या भाभी, कुछ भी सोच रही हो आप तो? मतलब मैं तो उसे इसीलिए देख रही थी क्योंकि, प्रीति हंसकर बोली, क्योंकि आपकी नजरें हट नहीं रही थी उनसे ना। भाभी, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो और परेशान नहीं करूंगी। क्या बात है प्रीति, तुम हमारी प्यारी दुलारी लाडली बहन को किस बात के लिए परेशान कर रही हो? दरवाजे पर हाथों की घड़ी बनाकर खड़े प्रशांत ने कहा। कुछ नहीं भैया, भाभी तो बस ऐसे ही मेरे साथ मजाक कर रही थी। आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं, आइए ना बैठिए। आप दोनों भाई बहन बात करिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। कहकर प्रीति कॉफी बनाने चली गई और प्रशांत साक्षी के साथ बैठकर बातें करने लगा। युवराज ने इधर उधर बहुत ढूंढा उस लड़की को, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। युवराज ने सोचा, बस चेक कर लेता हूँ, क्या पता इसमें उसके कोई ज़रूरी सामान हो या फिर मुझे उसकी कोई आइडेंटिटी प्रूफ मिल जाए। युवराज ने जैसे उस पर्स को खोलकर देखा, उसमें बहुत सारे कार्ड्स वगैरह थे। उनमें से उसने ड्राइविंग लाइसेंस निकाला। जब उसने नाम पढ़ा तो हैरान हो गया। ये तो मीरा का है, लेकिन वो यहाँ इस होटल में क्या कर रही थी और इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही थी जो मेरे इतने आवाज़ लगाने पर भी नहीं रुकी? मेरा कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं हूँ, मुझे देखना होगा। युवराज ने सोचा और एक बार फिर से होटल के बाहर की तरफ भागा। रास्ते में वो मीरा मीरा कहकर पुकारने लगा, लेकिन कहीं से भी मीरा की आवाज़ नहीं आई। युवराज को लगा मीरा कहीं दूर चली गई होगी, इसीलिए वो मीरा के पर्स को हाथों में लेकर लौटाने लगा। कुछ ही कदम चलकर आया था कि दूसरी तरफ आने वाले रास्ते में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। एक बार फिर उसने गौर से सुनने की कोशिश की तो आवाज़ कुछ दबी, लेकिन दोबारा से आई। युवराज उस रास्ते की तरफ भागा। जैसे ही वो वहां पहुंचा जहां से आवाज़ आ रही थी, देखकर युवराज के कदम जैसे ही वहीं जम गए। 3 मवाली टाइप लड़के मीरा को छेड़ रहे थे, उसे खींचते हुए ले जाने की कोशिश कर रहे थे और मीरा के बाहों के कपड़े भी फट चुके थे। मीरा अकेली बेबस लाचार से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 3 लड़कों के सामने कमज़ोर ठहरी। जैसे ही उसने युवराज को देखा, वो ज़्यादा ताकत लगाने लगी और युवराज को मदद के लिए पुकारने लगी। राठौर पेंशन में इस समय डिनर करते वक्त राठौर परिवार में सभी खुश थे, सिवाय बुआ और पवन के, क्योंकि युवराज की वजह से पवन को श्रद्धा नहीं मिली तो बुआ को श्रद्धा अभी से ही खटकने लगी थी। बुआ मन में बोली, ये लड़की इस घर में आने से पहले ही परिवार में मनमुटाव पैदा कर चुकी है। पता नहीं जब शादी करके आएगी तो इस घर से ही बाहर ना निकलवा दे। रीना जी ने उन्हें सोच से निकाला। क्या हुआ कुंती, तुम किस सोच में डूबी हुई हो? कब से एक निवाले को पकड़कर देखी जा रही हो? बुआ ने फीकी स्माइल देकर कहा, कुछ नहीं भाभी, ये खाना इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, ना खाने का मन कर रहा है। उसकी बातों से सभी खिलखिलाकर हंसने लगे। बेड पर बैठी जानकी जी अपने पैरों के पास बैठी श्रद्धा के सिर पर तेल मालिश कर रही थी। पता नहीं तुम्हारे ससुराल में तुम्हारे बालों पर कौन मालिश करेगा? श्रद्धा ने हंसकर कहा। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, आपके दामाद है ना, वो कब काम आएंगे, उन्हीं से करवाऊंगी सेवा। जानकी जी ने उसके सर पर हल्का सा चपत लगाकर कहा। धन पागल लड़की, अपने पति से कोई ऐसे करवाता है? दरवाजे पर हाथों की घड़ी बांधे खड़ा हर्ष ने कहा। माँ, आप कब तक अपने इस लाडली बेटी के ऊपर ही प्यार बरसाती रहोगी? आपको याद है या भूल गई कि आपका एक लाडला बेटा भी है जो आपका प्यार पाने के लिए कब से वेटिंग लाइन में खड़ा है, लेकिन आपका तो मुझ पर ध्यान ही नहीं जाता। कहकर हर्ष नाराज होने का नाटक करने लगा। अरे तो तू कौन सा ससुराल जाने वाला है, तुझ पर कभी भी प्यार लुटा सकती हूँ, लेकिन सोच जब तेरी श्रद्धा दीदी विदा होकर इस घर से चली जाएगी तो हमें मौका ही कब मिलेगा। अब आएगी भी तो 2 दिन मेहमानों की तरह रहकर वापस चली जाएगी, और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी दीदी पर प्यार लुटा रही हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार तो तुम करते हो अपनी दीदी से। देखना, श्रद्धा के ससुराल जाने के बाद सबसे ज़्यादा याद भी तुम ही करोगे। श्रद्धा की विदाई सुनकर ही हर्ष की आंखें नम हो गई। उसने छुपाते हुए कहा, अरे माँ, मैं तो प्यार पाने के चक्कर में भूल ही गया, आपको पापा बुला रहे थे, शायद उन्हें कुछ काम था तो आप जाकर देख लीजिए। इतना बताकर हर्ष जल्दी वहाँ से चला गया। ठीक है, मैं देखती हूँ, कहकर जानकी जी उठी। उन्होंने तेल का कटोरी वहीं रखते हुए श्रद्धा से कहा, तुम इंतज़ार करो, मैं बस अभी आई। कोई बात नहीं माँ, मेरी थकान मिट गई है और बालों की मालिश भी हो गई है, आप आराम कीजिए। जानकी जी, पक्का ना? पक्का, श्रद्धा ने कहा तो जानकी जी चली गई। श्रद्धा को ना जाने क्यों बहुत घबराहट सी हो रही थी।
उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और उसके कमरे में ही भगवान की एक छोटी सी मूर्ति थी, उसके सामने बैठ गई। हे भोलेनाथ, मैं जानती हूँ मेरा दिल यूं ही बेचैन नहीं होता। जरूर मेरा कोई अपना मुसीबत में है। प्लीज आप उनकी रक्षा करना और मेरे युवराज का भी ध्यान रखना। पता नहीं वो कैसे हैं। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया। क्या उन्हें मेरी थोड़ी सी भी याद नहीं आ रही है, या आज ही जाकर बदल गए हैं? मैं भी ना क्या क्या सोच रही हूँ। काम में बिजी होंगे। मैं ही एक बार कॉल कर लेती हूँ, तभी दिल को सुकून मिलेगा। उसने अपना फोन ढूंढा और युवराज के नंबर पर कॉल किया। रिंग तो जा रही थी, लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था, जिससे श्रद्धा और ज्यादा परेशान हो रही थी। ना जाने कितनी बार कॉल ट्राई कर चुकी थी, लेकिन तभी कोई जवाब नहीं था। थक हार कर अपने फोन साइड पर रख दिया। मीरा के जोर से चिल्लाने पर युवराज को जैसे होश आया। वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसीलिए वहां पर बांस की लकड़ी का ढेर भी था। उसी में से युवराज ने एक डंडा उठाया और तीनों लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। उस लड़ाई में तीनों लड़कों को खूब मार पड़ी। जैसे ही मीरा उन सब से छूट गई, उसने भी पास में से ही बांस का एक डंडा उठाया और तीनों पर बरस पड़े। अब युवराज और मीरा उन तीनों पर भारी पड़ रहे थे। हालांकि इस दौरान युवराज को भी थोड़ी मोटी चोट लगी। एक एक लड़के को दोनों मारने में तीसरे को शायद भूल ही गए थे, जो सर पर डंडा लगने की वजह से गिर पड़ा था। चुपके से उस तीसरे व्यक्ति ने अपनी जेब से एक धारदार चाकू निकाला और युवराज के ऊपर झपट पड़ा। युवराज का ध्यान ही नहीं था। उस लड़के ने पीछे से हमला कर दिया, लेकिन चाकू उसके पीठ पर लगता इससे पहले युवराज ने हटने की कोशिश की, लेकिन वो चाकू उसकी कमर में लग गया। चाकू की नोक अंदर तो नहीं गई, लेकिन कट गहरा था, वहां से खून निकलने लगा। मीरा उस लड़के को गुस्से से घूरने लगी। युवराज खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। वो उठकर उन लड़कों से दोबारा भिड़ता। इतने में ही तीनों वहां से भाग गए। श्रद्धा को पहले तो बेचैनी हो रही थी, लेकिन अब तो जैसे दर्द सा महसूस होने लगा। उसे एहसास होने लगा कि उसका कोई अपना जो उसके दिल के बेहद करीब है, वो दर्द में है। युवराज ने कॉल नहीं उठाया, इसलिए इस बार उसने अर्जुन के पास कॉल किया। दूसरी तरफ अर्जुन शिप्रा से बात कर रहा था। उसने कॉल रिसीव किया और कॉन्फ्रेंस में रखा, जिससे शिप्रा को भी सुनाई दे। अर्जुन, क्या बात है श्रद्धा, सब ठीक तो है ना? श्रद्धा रोते हुए बोली, पता नहीं अर्जुन, क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ हो। क्या तुम एक बार युवराज को कॉल कर सकते हो? मैंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहे हैं। शिप्रा ने कहा, श्रद्धा प्लीज शांत हो जा। ये कैसे गलत गलत ख्याल मत लाओ अपने दिमाग में। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। अर्जुन, तुम प्लीज युवराज के पास आकर कॉल करके पूछो तो क्या कर रहा है, और उसने श्रद्धा का कॉल रिसीव क्यों नहीं किया। शिप्रा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, रिंग भी जा रही है, लेकिन कोई रिसीव ही नहीं कर रहा। लेकिन श्रद्धा तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। वो किसी काम में बिजी होगा। देखना फ्री होते ही सबसे पहले तुम्हें ही कॉल करेगा, मुझसे भी पहले। श्रद्धा, ठीक है, तुम दोनों बातें करो। शायद मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। युवराज को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, ऊपर से अंधेरा भी हो चुका था। मीरा रोते हुए युवराज के पास बैठी और उसे सहारा देकर खड़ा किया। लड़ते समय पैरों में भी कुछ चोटें लगने की वजह से वो लंगड़ाते हुए चल रहा था। कुछ ही पल में दोनों मेन रोड पर आ गए। एक टैक्सी को रुकवाया और दोनों हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल के अंदर जाने से पहले युवराज ने मीरा को रोककर अपना पहना हुआ जैकेट उतार कर दे दिया। मीरा, मैं नहीं चाहता हॉस्पिटल में लोग तुम्हें इस तरह से देखकर सवाल जवाब करें, इसीलिए जैकेट पहन लो। मीरा ने झट से उसे पहन लिया, फिर दोनों अंदर चले गए। डॉक्टर की मरहम पट्टी करने के बाद दोनों वापस टैक्सी लेकर होटल पहुंचे। मीरा ने युवराज को उसके रूम में ले जाकर छोड़ दिया और खुद बाहर निकल गई। कुछ देर बाद वो फिर से वापस लौटी, लेकिन अकेले खाना लेकर। उसने युवराज को खाना खिलाया। युवराज ने बहुत मना किया, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। इसीलिए युवराज ने उसके हाथों से प्लेट ले ली और कहा, मीरा, चोट कमर और पैरों में लगी है, मेरे हाथ सही सलामत हैं तो मैं अपने हाथों से खा सकता हूँ, इसीलिए प्लीज़ तुम परेशान मत हो। तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो प्लीज़। खाना खाकर युवराज ने दवाई ले ली। जैसे जैसे दवाई का असर हो रहा था, उसे नींद आने लगी। इस वजह से उसने अपना फ़ोन भी चेक नहीं किया और ऐसे ही सो गया। श्रद्धा ने सोचा एक बार फिर से कॉल करूं, लेकिन फिर ये सोचकर नहीं किया, काम करके थक कर सो गए होंगे, बेवजह कॉल करूंगी तो परेशान हो जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी, मैं सुबह ही कॉल कर लूँगी। उसने अपना फ़ोन फिर से साइड में रख दिया और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर कोशिश बेकार। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो उठकर अपने कमरे से बाहर निकली और छत पर चली गई। आसमान में तारे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे, सिर्फ चांद और बादल दिखाई पड़ रहे थे, जो एक दूसरे से लुका छुपी खेल रहे थे। उसे देखकर वो मन ही मन मुस्कुराई और आकाश की तरफ देखकर बोली,
पता नहीं क्यों मेरा मन आज बार बार आपको ही याद कर रहा है। ये ख्याल है कि कहीं और जा ही नहीं रहा। और एक आप है जो बिना मुझसे बात किए ही सो गए। ये तो गलत बात है ना। यहाँ मैं खुद से बातें किए जा रही हूँ और आप वहाँ आराम से सो रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह युवराज की नींद खुली। सबसे पहले उसने अपना फ़ोन चेक किया। बाप रे, श्रद्धा के इतने सारे मिस्ड कॉल। पता नहीं क्या सोच रही होगी। मुझे एक बार कॉल करना चाहिए था ना। लेकिन मैं भी ना। उसने श्रद्धा को कॉल किया। दूसरी तरफ श्रद्धा ने एक ही रिंग में कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, आप कैसे हो? ठीक तो है ना? मैंने आपको कल इतने सारे कॉल्स किए लेकिन आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। कहाँ थे? कोई प्रॉब्लम थी क्या? पहले शांत हो जाओ, फिर आराम से सांस लो, उसके बाद एक एक सवाल पूछो। यार तुम तो सांस ही तो गले में अटक सी गई थी। आपको अंदाज़ा भी है कितनी बेचैनी हो रही थी कल मुझे। इसीलिए मैंने सोचा आपसे बात कर लूँगी तो चैन मिल जाएगा। लेकिन आपने रिसीव ही नहीं किया। पवन फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। तुम लोग ने काम ठीक से किया या नहीं? दूसरी तरफ से, भाई हम गए थे लेकिन युवराज तो वहाँ मिला ही नहीं, तो कुछ करेंगे कैसे? लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो दिल्ली से वापस आएगा ही नहीं। तो भाभी जी से शादी कैसे करेगा? उससे तो आपकी ही शादी होगी, क्योंकि ऊपर वाले ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। पवन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, बिल्कुल सही बोले हो तुम। भगवान ने उसको सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है, ना कि उस युवराज के लिए। अच्छा सुनो, काम अच्छे से हो जाना चाहिए और हाँ, बचकर रहना, वरना युवराज ने दबोचा तो फिर तुम लोगों के लिए तो होगी ही, मेरे लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसीलिए पूरी सफाई से काम करना। दूसरी तरफ से, ठीक है भाई, आवाज़ आई फिर कॉल कट गया। माफ़ करना मेरे भाई, हम दोनों को एक ही लड़की से मोहब्बत हुई। तुम उसे छोड़ोगे नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है। और वो लड़की दोनों को मिले ये तो मुमकिन नहीं। इसीलिए किसी एक को तो कुर्बान होना ही पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है ये कहते हुए कि वो खुशनसीब तुम हो युवराज, तुम। कहकर वो हंसने लगा। पवन, ये तो किससे बात कर रहा है इतनी जोर से हंसकर? कौन इतना खुशनसीब है? पवन ने कमरे में आते हुए कहा। पवन उन्हें देखकर चुप हो गया। क्या हुआ, कुछ गलत सुन लिया क्या मैंने? माँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसकी शादी उस लड़की से होने वाली है जिससे वो प्यार करता है। वो कितना खुशनसीब है ना माँ। बुआ का चेहरा उतर गया। वो पवन के सिर पर हाथ फेर कर वहाँ से चली गई। युवराज ने कहा, हाँ वो दरअसल बात क्या है ना श्रद्धा की। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? आप ठीक तो है ना? युवराज चुप था। वो अपने जख्म के बारे में बताकर श्रद्धा को परेशान नहीं करना चाहता था और ना ही उसे कुछ छुपाना चाहता था। लेकिन वो आगे कुछ बोलता दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। एक मिनट, युवराज ने कहा और दरवाज़ा खोलने लगा। दरवाज़ा खोलकर उसने देखा बाहर मीरा खड़ी थी। मीरा ने कहा, गुड मॉर्निंग युवराज, कैसे हो? तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं मीरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम यहाँ आज क्या करने वाली हो? कल ही तो बताया था ना कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है। तो बस देखो युवराज, मैं जानती हूँ तुम्हें चोट लगी है, वो भी मेरी वजह से, पर क्या तुम आज शाम मेरे साथ जाओगे? प्लीज़ मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। युवराज, क्या मतलब? वो मेरा मतलब अकेले कैसे जाऊंगी? तुम यहाँ नहीं होते तब बात अलग थी, लेकिन जब तुम हो तो। युवराज ने उसे बीच में टोका। मीरा, मैं यहाँ ऑफिस के काम से आया हूँ, कोई पार्टी एंजॉय करने नहीं। और वैसे भी आज शाम को एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आने वाला है, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊँगा। ओके ओके, कोई बात नहीं, कहकर मीरा उदास होकर वहाँ से चली गई। युवराज ने फ़ोन देखा तो कॉल अभी भी कनेक्ट था। हेलो श्रद्धा, ये मीरा क्या कर रही है उस होटल में? और वो किस चोट के बारे में बोल रही थी? युवराज, क्या हुआ है आपको? चोट कैसे लगी? दर्द हो रहा होगा ना? फिर डांटते हुए बोली, कहा था ना मैंने कि आप अपना ध्यान रखना, एक काम भी ठीक से नहीं करते। अरे अरे शांत हो जाओ, एक चोट ही तो लगी है, ऊपर से दर्द हो रहा है। बजाय इसके कि प्यार से बातें करो, लेकिन तुम हो कि डांट रही हो। सॉरी, ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन आपको कैसे लगी? हो रहा था, लेकिन तुम्हारी इस आवाज़ से ने ठीक कर दिया। मैं वापस आकर तुम्हें बताऊंगा, वरना बेवजह ही परेशान होती रहोगी। ओके बाय बाय। और हाँ, ख्याल रखना अपना। अगर मेरे युवराज को कुछ हुआ ना तो मैं बता रही हूँ, कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। कहाँ जा रहे हो पवन? उसे बाहर निकलते देख नीतीश जी ने पूछा। मामा जी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी कुछ काम करूँ, तो बस उसी के सिलसिले में अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। विशाल जी, लेकिन बेटा उसके लिए तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? हमारे ऑफिस में क्या जगह कम है? एक काम करो, तुम हमारे साथ ऑफिस चलो। प्रशांत, हाँ पवन, ठीक है, जैसे आप लोग कहें। प्रीति किचन की ओर जाते हुए बोली, मैं आप सबका टिफ़िन रखवा देती हूँ। अरे प्रीति बेटा, आज का टिफ़िन रहने दो, विशाल जी ने जाते हुए कहा।
रीना जी मुस्कुराकर बोली। क्यों विशाल, आज आप सब उपवास करने वाले हो क्या? जो टिफिन नहीं चाहिए? अरे नहीं भाभी, वो एक दोस्त है, उससे मिलने के लिए बुलाया है दोपहर में, वो भी रेस्टोरेंट में, तो मैंने सोचा इन सबको भी ले चलता हूँ। बायोडाइवर्सिटी पार्क में बैठे शिप्रा ने पूछा। बताओ तुमने मुझे यहाँ क्या बुलाया है? आई गेस कोई खुशखबरी ही सुनाओगे, क्योंकि मेरी श्रद्धा ऐसे ही मुझे पार्क में नहीं बुलाती है ना। शिप्रा, तुमने कहा था ना कोई भी बात मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊं, तो बस तुमसे वही बताना चाहती हूँ। शिप्रा एक्साइटेड होकर। और वो बात क्या है? मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई है। क्या? नहीं मतलब सच्ची? वाओ मैडम, अब तो तुम ससुराल जाने के लिए तैयार करने लग गई होगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर, मैं बहुत खुश हूँ, शिप्रा ने उसे गले लगाकर कहा, जिससे श्रद्धा के फेस पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। शिप्रा शांत होते हुए बोली, अच्छा तुमने ये सब बात सबसे पहले मुझे बताई या अपने उस पुराने वाले दोस्त रोहन को? अरे तू तो मेरी जान है, इतना जल मत कर उससे। भले ही वो मेरा दोस्त पहले वाला है, लेकिन तेरी जगह वो उससे ऊपर है। क्यों ना जलूं भला, मुझे वो रोहन पसंद नहीं है। वैसे मैं भी अपने और अर्जुन के बारे में पापा से बात करने वाली हूँ। उसी दिन करने वाली थी, लेकिन पापा बिजनेस के सिलसिले में हैदराबाद चले गए। अब बस उनके आने का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर सब बता दूंगी। ये तो बहुत बढ़िया सोचा है तुमने, वो सोचते हुए बोली। अच्छा अगर ऐसा हो जाए कि हम दोनों की शादी एक ही दिन हो जाए तो? शिप्रा उदास होकर बोली। झूठे ख्वाब मत देख, मैं भी चाहती थी कि हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हो, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तेरी तो शादी की डेट फिक्स हो चुकी है। चल कोई बात नहीं। अरे जीजा जी के जूते चुराने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। चल अब चलते हैं। अरे रुकना थोड़ी देर श्रद्धा, वो अर्जुन आने वाला था ना, पता नहीं कहाँ रह गया, वरना वो भी नाराज़ हो जाएगा। ठीक है कहकर दोनों बैठकर अर्जुन के आने का इंतज़ार करने लगी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अपने दोस्त से बात करते हुए रोहन ने जब उन्हें देखा तो उनके पास आकर पूछा। शिप्रा, देख नहीं रहे हो हम यहाँ डांस कर रहे हैं? मुझे ना कभी कभी लगता है जैसे भगवान ने तुम्हें ये आंखें ना फालतू में दे दी है। क्या फ़ायदा है इनके होने का ना होने का? तुम्हें तो कुछ देखकर भी नहीं पूछना ही है। तुम ना एक काम करना, जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में जाकर आंखों को दान कर दो। इससे जो है ना फ़ायदे होंगे। पहले तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, दूसरा किसी और इंसान का भला हो जाएगा। रोहन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। धन्यवाद माते, जो आपने मुझे इतने अच्छे सुझाव दिए। आपके जैसे ज्ञानी आजकल पृथ्वी पर मिलते ही कहाँ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके दिए सुझाव के बारे में अवश्य मंथन करूँगा, अगर समय मिला तो। लेकिन क्या आप एक और कष्ट करेंगी ये बताने का कि आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? करके शिप्रा ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। रोहन खुद में बड़बड़ाया, ये ना पक्का पिछले जन्म में मेरी दुश्मन रही होगी, बार बार पर लड़ना चाहती है। अरे अच्छे से ही तो पूछा ना क्या कर रही हो, अब उसमें इतना ज़्यादा भाषण देने की क्या ज़रूरत थी? जितना इतने बकवास किया ना, अगर जवाब ही दे देती तो शायद कम बोलना पड़ता। इतने में अर्जुन वहाँ पहुँचा। उसने रोहन के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, रोहन तुम शिप्रा को इस तरह से क्यों घूर रहे हो? नज़र लगाने का विचार तो नहीं कर रहे हो ना? रोहन ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने शिप्रा को देखा, लेकिन उसकी नज़र भी कहीं और थी और अर्जुन अब श्रद्धा की तरफ देखकर आंखों से ही पूछा, क्या हुआ है श्रद्धा? वो मुस्कुराई। अरे अर्जुन कुछ नहीं हुआ, पता नहीं इन दोनों की आखिर प्रॉब्लम क्या है। जब भी मिलते हैं तो बस बहाना चाहिए होता है एक दूसरे को सुनाने के लिए, और अभी भी वही हुआ। रोहन अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा ना, हम यहाँ पर अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। ठीक है श्रद्धा, मैं चलता हूँ। तुम कितनी अच्छी और स्वीट हो, और ये तुम्हारी दोस्त खड़ूस और तीखी मिर्च। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर तुमने इससे दोस्ती कैसे कर ली। श्रद्धा, रोहन ये वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। इसका दिल बहुत कोमल है, और इसकी प्रॉब्लम क्या है वो तुम नहीं समझोगे। शिप्रा, समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो तुम्हारे पास में है ही नहीं। रोहन, देख रही हो कितना कोमल दिल वाली है तुम्हारी ये दोस्त, बिल्कुल पत्थर की तरह मुलायम। उसकी बात सुनकर अर्जुन हंसने लगा। शिप्रा ने जब अर्जुन की तरफ देखा तो वो चुप हो गया। श्रद्धा, रोहन तुम अभी यहाँ से जाओ, हम बाद में बात करेंगे, वरना अभी तुम यहीं खड़े रहे ना तो पता नहीं क्या होगा। राठौर मेंशन में सभी लेडीज़ बैठे सगाई के बारे में डिस्कस कर रही थी, क्या और कैसे करना है। अनामिका जी ने रीना जी से कहा, दीदी हम सुनार को घर पर ही बुला लेते हैं और यहीं ज्वेलरी सेलेक्ट कर लेंगे। वो सब तो ठीक है अनामिका, लेकिन हम दुल्हन की उंगलियों के नाप कैसे लेंगे? कान में ईयरफोन डालकर गाना सुनते और हिलते डुलते जा रहे नरेन को देखकर रीना जी ने उससे आवाज़ लगाई। हाँ मॉम, कहिए कुछ काम था क्या? हाँ काम तो है, अगर तुम फ्री हो तो क्या अपनी होने वाली नई भाभी के घर जाकर उसकी उंगली के नाप ले आओगे?
क्या भाभी के घर? माँ आप सच में बोल रही हो ना? मैं ज़रूर जाऊँगा। फिर उसे कुछ याद आया तो वो उदास सा चेहरा लेकर बोला, मॉम मैं नहीं जा पाऊँगा और मुझे बहुत ही अर्जेंट काम है, आप किसी और को भेज दीजिए ना। साक्षी, माँ बड़ी माँ, अगर आप लोग कहें तो मैं जाकर ले आऊँ? मुझे भी भाभी से मिलने का बहुत मन है, तो अच्छे से मिल भी लूँगी और काम भी कर लूँगी। ठीक है बेटा जा, लेकिन हाँ अपनी भाभी से बात करने में भूल मत जाना कि तुम्हें लौटना भी है। भाई विशाल, मुझे तो तुम लोगों के साथ लंच करके बहुत ही खुशी हो रही है, और जैसा कि तुमने अपनी फैमिली के बारे में बताया, मैं तो उत्सुक हूँ सबसे मिलने के लिए, खासकर युवराज से। याद है जब हम आखिरी बार मिले थे, उस समय तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी, और आज देखो तुम 3 बच्चों के बाप हो और मैं 2 बच्चों का बाप। अब तो प्रशांत तुम्हें दादा भी बनाने वाला होगा। क्यों प्रशांत? प्रशांत अंकल की बात सुनकर शर्मा गया। विशाल जी धीरे से बोले, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर हो भाई, मैं तो बस जल्दी से यही खुशखबरी सुनना चाहता हूँ। अर्जुन शिप्रा के गाल खींच कर बोला, अरे मेरी फूलो रानी, ऐसे क्यों गुस्सा होती हो? तुम्हें पता है ना गुस्सा करना स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं होती। देखो गुस्सा करती हो इसीलिए कितनी पत्ती होती जा रही हो। शिप्रा अर्जुन को मारते हुए हंसकर बोली, अच्छा तो अब तुम मेरा मजाक उड़ाओगे? उन दोनों को ऐसे प्यार से लड़ती श्रद्धा मुस्कुराते हुए देखने लगी। अर्जुन, अच्छा श्रद्धा, तुम्हारे युवराज से बात हुई या नहीं? रात में काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। हाँ हुई, और उन्होंने सुबह ही मुझे कॉल किया था। उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर शिप्रा ने पूछा, क्या हुआ? क्या कहा युवराज ने? वो ठीक तो है ना? तुम अभी भी परेशान लग रही हो। श्रद्धा बताओ हमें क्या बात है? शिप्रा, मेरी घबराहट बिल्कुल सही थी। युवराज को चोट लगी है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस बोले कि घर लौटकर ही बताऊंगा वरना तुम परेशान हो जाओगी। मैंने भी फ़ोन पर उनसे जानने की कोशिश, ज़्यादा कुछ की नहीं। अर्जुन, क्या उसे चोट लगी है और उसने मुझे बताया तक नहीं? आने दो, उसे बताता हूँ। त्रिपाठी हाउस पहुंचकर साक्षी ने डोर बेल बजाई। दरवाज़ा खुला तो सामने हर्ष खड़ा था। साक्षी उसे एकटक देखने लगी। हर्ष ने कहा, तुम यहाँ? आओ अंदर। साक्षी अंदर आई और हर्ष ने उसे बैठने को कहा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाता हूँ। क्या चाय बनाकर लाओगे? वो भी तुम? रहने दो, कोई बात नहीं। वैसे मैं यहाँ भाभी से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? हर्ष मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है अगर घर में मम्मी या फिर श्रद्धा दी होती तो मैं तुम्हें चाय के लिए पूछता? वो लोग नहीं हैं। तुम बैठकर इंतज़ार करो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। प्लीज़ एक बार पी कर देखो, तो मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। साक्षी को अजीब लग रहा था हर्ष के साथ अकेले वहाँ, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। ओह, खुद की तारीफ कर रहे हो? इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक बार मेरे हाथों की बनी चाय पी कर देखो। मैं भी लाया। कहकर वो किचन में गया। सबसे पहले उसने श्रद्धा के पास कॉल किया। श्रद्धा का फ़ोन बजा तो उसने रिसीव करके कहा, हाँ हर्ष बोलो, क्या बात है? तुम्हें कुछ चीज़ें चाहिए जो तुम चाहते हो? यहाँ से लौटते समय मैं लेती आऊँगी। दी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने उसके लिए आपको कॉल नहीं किया है, बल्कि उसने गैस चूल्हे का बर्तन रखा जिसकी आवाज़ श्रद्धा को सुनाई पड़ गई। तो फिर क्या बात है, ये बर्तन की आवाज़ कैसे? तुम किचन में हो क्या? दी, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस वक्त किचन में हूँ और चाय बना रहा हूँ आपकी ननद के लिए। क्या साक्षी वहाँ आई है? इसका जवाब अगले भाग में ही मिल पाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ कमबख्त इश्क में।